नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भावना लाड़ आप लोगों के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक बितान का प्रथम भाग सिल्वर वेडिंग का अंतिम भाग 5 जो कि मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखा गया है लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा कि यशोधर पंत जी भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं और उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी एवं बच्चे पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं। तो इस प्रकार से उन दोनों पक्षों के बीच में वैचारिक मतभेद हैं। तो पढ़ते हैं आगे। जब यशोधर पंत जी शाम को अपने घर लौटते हैं तब सिल्वर वेडिंग अर्थात उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगती है। समहाउ इम्प्रॉपर अर्थात जब भी उनके परिवार के लोगों के साथ उन्हें विचारों में भिन्नता पाई जाती है तो वह उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर कहकर उसका विरोध दर्शाते हैं, लेकिन उसके आगे वह उनके अनुसार वह सामंजस्य भी कर लेते हैं। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसकी विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय सब मौजूद है। यहाँ पर यशोधर बाबू की दोहरी मानसिकता अर्थात द्वंद्व को दर्शाया गया है, विचारों में द्वंद्व को दर्शाया गया है। एक और जहाँ वे सिल्वर वेडिंग जैसे आयोजन को समहाउ मानते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं, वहीं उन्हें इस बात की संतुष्टि भी है कि आज तक उनके जन्म से लेकर आज तक विवाह तक कोई भी ऐसा आयोजन उनके लिए नहीं किया गया, लेकिन आज उनके बच्चों के द्वारा इस प्रकार से केक, मिठाई, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक सभी का आयोजन भली भांति किया गया है। इस बात की उन्हें सुखद संतुष्टि भी है। गिरीश बोला, मैंने आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब है। तब मैंने भूषण को फ़ोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया, क्योंकि गिरीश जो है यशोधर बाबू का साला है और साथ ही वह बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, इसलिए यशोधर बाबू की दृष्टि में वह उचित नहीं है और इस कारण से वह बहुत ही तुच्छ, बहुत ही ओछा महसूस होता है, उन्हें लगता है कि भूषण को इसी ने जीवन के रंगीन सपने दिखाकर गलत बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती, ऐसा कहने पर उनकी पत्नी नाराज़ होती है। ज़िंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। इस प्रकार से पत्नी अपने भाई का पक्ष लेते हुए कहती है। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू का जवाब दिया। जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हरचंद अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से यह दर्शाने का प्रयास किया कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, अर्थात वे कुमाऊनी जाति के हैं, लेकिन उसके बाद भी वे विलायती रीति रिवाजों को भली भांति सम्मान देते हैं, भली भांति जानते हैं। किशनदा कहा करते थे, उन्हें किशनदा के आदर्शों का, किशनदा के सिद्धांतों का वे अनुसरण करते थे और उन्हें किशनदा की बातें याद आती हैं। किशनदा कहते थे आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी। अर्थात किशनदा का मानना था कि व्यक्ति को जीवन के सारे अनुभव पता होने चाहिए, सीखना सभी बातें सीखनी चाहिए, लेकिन अपने संस्कार कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है। कहने का अर्थ है कि टाई सूट यहाँ पाश्चात्य संस्कृति का परिचायक है। किशनदा कहते थे कि पाश्चात्य संस्कृति की जानकारी भी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी भारतीय संस्कृति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम बच्चों से एक और विलायती परंपरा ने बच्चों ने आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली अपनी थोड़ा पहले शर्माई, लेकिन वह बेटी ने हाथ खींचा तब वो केक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसे थोड़ी हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई, बचकानी अर्थात बच्चों जैसी, जो कि बच्चे इस प्रकार के कार्य
करते हैं। बचकानी बात मालूम हुई। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक दिस, अर्थात यशोधर बाबू को ये सारी चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर अर्थात उचित नहीं लगती थी। लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही लिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। गिरीश ने उनकी फ़ोटो ले ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे एक दूसरे को केक खिलाएं। पत्नी ने खा लिया मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे केक नहीं खाते, उसमें अंडा होता है। घर वालों ने उन्हें याद दिलाया कि आप कुछ वर्षों पहले तक मांसाहारी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने केक खाने से इनकार कर दिया। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर जबरदस्ती उनके मुंह में ठूंसने का प्रयत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अभी तक संध्या पूजन नहीं की है। अर्थात कहने का मतलब है कि वह अंतर्मन से दुखी थे। वे अपने घर वालों के व्यवहार से बहुत दुखी थे और इस कारण से यह सब करना उन्हें एक प्रकार का दिखावा लगता था। जो सम्मान उन्हें घर में मिलना चाहिए वह नहीं मिलता था, इसलिए वे इस प्रकार के आयोजन में उन्होंने बराबर भागीदारी नहीं की। इस पर भूषण ने झुंझला कर कहा, बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, उसके बाद क्या हम आपके लिए इस तरह रुके रहेंगे। और इस प्रकार भूषण के कहने पर वे संध्या पूजन के लिए चले गए। नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा देर लगाई। उनका मानना था कि सब मेहमान घर से चले जाएं, उसके बाद ही वे बैठक में पहुंचेंगे, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य उन्हें बार बार अपमानित करते थे, लोगों के सामने, अन्य लोगों के सामने झिड़क देते थे। इसलिए अपमान बोध के कारण वे मेहमानों के सामने आना उचित नहीं समझते थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को उन्होंने 25 मिनट लगाया ताकि सभी मेहमान बैठक से चले जाएं, लेकिन फिर भी बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती हुई सुनाई दे रही थी। तभी वे पद्मासन लगाकर ध्यान केंद्रित करके लीन हो गए। उन्हें एक प्रकाश का नीला बिंदु दिखाई दिया और फिर वह किशनदा की बातों में खो गए। किशनदा से पूछ रहे थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, अर्थात किस प्रकार से आप अकेलेपन से आपकी मृत्यु हो गई। किशनदा कह रहे थे, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते, अर्थात वृद्धावस्था में कोई भी साथ नहीं देता। वृद्धावस्था में अकेलेपन का शिकार व्यक्ति जो जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, और इस कारण से कोई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी जो हुआ होगा से ही मरते हैं, अर्थात अकेलेपन से ही मरते हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब मृत्यु के समय अकेलेपन का ही शिकार होता है और अकेले ही उसे इस जीवन में आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊ और हाथों में डंडा धारण किए हुए किशनदा से अकेलेपन में के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय पीते हुए किशनदा प्रवचन कहते थे, जीवन के व्यवहारिकता, जीवन की समझ देते थे, और यशोधर बाबू बीच बीच में उनकी परेशानियां, उनकी कठिनाइयों पर चर्चा करते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे, बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं उसके प्रति मेरा रवैया कैसा होना चाहिए, मुझे किस प्रकार से उनके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। लेकिन किशनदा ने तो अकेलेपन का खटरा गलापने पर आमादा से मालूम होते। किशनदा वही अकेलेपन को ही अपनाने की बात कर रहे थे। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, सब माया ठहरी, और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तो कर रहा है। अर्थात वृद्धावस्था में हर व्यक्ति की स्थिति अकेलेपन से वह घिर जाता है, हर व्यक्ति की स्थिति समान ही होती है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली ने उन्हें झिड़कते हुए आवाज़ दी कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने लंबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वे लाल गमछे अर्थात अपनी पूजन के वस्त्रों में ही वहाँ बैठक में पहुँच गए। तब उनके गमछा पहनने की आदत भी उन्होंने किशनदा से ही सीखी थी, परंतु उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ थे।
एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। इसके पीछे एक व्यंग है। वे बताते हैं कि यदि गोया गमछा पहनकर मेहमानों के सामने यदि वे आ जाते तो शायद उनकी पत्नी और बच्चे उन्हें बहुत अपमानित करते, बहुत झिड़कते। इसलिए उन्होंने व्यंग भाषा में, व्यंग रूप में पूछा कि क्या अब इसे पहना रखा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई। उसने कहा कि मेहमान चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठक में इसी प्रकार से गमछे में आ जाएं। यू आर द लिमिट बब्बा। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी, सज आना अर्थात हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं, अर्थात हमें उचित नहीं लगता है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूल गया है। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंसे। भूषण ने पैकेट उठाकर खोलते हुए कहा, तो इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। जब आप सवेरे दूध लेने जाते हैं तो बब्बा फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, बहुत ही बुरा लगता है। अब आप इसे पहनकर दूध लेने जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई और इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानूज करने के बाद यशोधर जी ने उनकी आग्रह की रक्षा की, अर्थात उनकी बात मान ली। गाउन का शेष कसते हुए, शेष अर्थात रिबन कसते हुए कहा कि अच्छा, तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में ज़रा सी नमी चमक गई, अर्थात आंखों में दुख प्रकट हो गया। उनका यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा यह कह रहा है कि आप ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, परंतु यह नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा। अर्थात इस वृद्धावस्था में उनकी जिम्मेदारियों को बांटने वाला, उनके कामों को करने वाला, उनके कंधे का बोझ उठाने वाला बेटा आज इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उनके दायित्वों को, उनकी जिम्मेदारियों को उठा सके। और इसी दुख से उनकी आंखें नमी आ गई। इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया था जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। आज उन्हें यह आभास हो रहा था कि किशनदा की मृत्यु जिस प्रकार से जो हुआ होगा से हुई थी, उसी प्रकार से आज उनकी भी स्थिति होगी। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा ये बताने का प्रयास किया है लेखक ने कि बुजुर्गों को और युवा पीढ़ी को दोनों को ही एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के अकेलेपन को बांटना चाहिए और जिस प्रकार से परिवार में सामंजस्य के साथ रहना चाहिए। तो बच्चों, अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।